वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फोटोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैविंग हाई क्वांटम यील्ड एंड लो क्वांटम यील्ड कि ऐसी रिएक्शंस के हमने एग्जांपल्स किए थे जिसमें क्वांटम यील्ड ज़्यादा थी या क्वांटम यील्ड कम थी। तो आज इसके बाद हम देखेंगे, आज के अपने लेक्चर में हम करने वाले हैं जेवलॉन्स्की डायग्राम। जेवलॉन्स्की डायग्राम बताता है कि जो री एमिशन ऑफ एनर्जी होता है बाय द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल वो अलग अलग पाथवे से हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जेवलॉन्स्की डायग्राम बच्चे ये इंपॉर्टेंट है। जेवलॉन्स्की डायग्राम हमारे पास ये क्या बताता है, री एमिशन ऑफ एनर्जी बाय द मॉलिक्यूल्स, कि जो मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो कैसे री एमिशन कर रहा है, उसका दोबारा से री एमिशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है। तो आप लोगों ने अगर ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, अगर आता है तो आप लोगों ने क्या पहले डायग्राम बनाना है, उसके स्टेप लिखने हैं, बाद में तो हम उसको अपने आप लिख देंगे। इन स्टेप्स को हम इंग्लिश में लिखने वाले हैं। देखो कि सबसे पहले हमें पता है कि हमारा एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, जिसको हम S0 से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट। और ये सिंगलेट स्टेट हम बता चुके हैं कि क्या होती है, जिसमें 2s + 1 की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। और ये हमने किया था जब हमने पेरिटी वाली टर्म, ये हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि मान लिया कि ग्राउंड स्टेट को हमने S0 से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल है। अब ये हमारे पास क्या हो गई, S1 एक्साइटेड स्टेट, दिस इज X2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और दिस इज S3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये S1 S2 S3 क्या है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अब देखो यहां से अगर मेरे को इतना एनर्जी डिफरेंस है, इसका मान लेते हैं 100 जूल, ये 200, ये 300। तो अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट में, अगर मैं उसको 100 जूल दूंगा और एनर्जी हीट की फॉर्म में नहीं दे रहा मैं रेडिएशन की, अगर मैं रेडिएशन की एनर्जी 100 जूल पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो मेरा ग्राउंड स्टेट से वो S1 में जंप कर जाएगा। या वो अगर मैं इतनी ज्यादा एनर्जी दे दूंगा जितनी इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बीच में, तो मेरा ग्राउंड स्टेट से S0 से किस में जाएगा, S2 में चला जाएगा, या S0 से किस में, S3। यानी कि ये मॉलिक्यूल जंप करेगा। यानी कि ये कब हो सकता है, इसको मैं बोल सकता हूं एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब लाइट की रेडिएशन या लाइट या रेडिएशन को एब्जॉर्प्शन किया तो मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया S0 से S1 S2 या S3, जिसको मैंने एक्टिवेटेड बोला था। यानी कि अगर मेरा मॉलिक्यूल पहले यहाँ पे A था तो मैं इन सभी में दिखा सकता हूँ कि बोल सकता हूँ कि वो A* हो गया, यानी कि वो एक्टिवेटेड स्टेट में चला गया। एक्टिवेटेड स्टेट का यह मतलब है एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ऐसा ही दिखाते। देखो अब क्या हुआ था, हम बोलते थे कि जो मेरा मॉलिक्यूल है A, वो उस पे जब लाइट डालेंगे तो A* बनेगा, एक्टिवेटेड या एक्साइटेड। अब जो ये एक्साइटेड था ये डिफरेंट पाथवेज से क्या कर सकता था, एनर्जी को एमिट कर सकता है, इस एनर्जी को, ताकि अब वो डिफरेंट पाथवे से इसको री एमिट कर सकता है जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। इसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो भी सकती थी या केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ना भी हो। ये चीज हम पहले भी डिस्कस, नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, डिपेंड करेगा कि किस पाथवे से जा रहा है या नहीं जा रहा है हमारे पास। तो बोला कि एक्साइटेड हो गया। अब देखो बच्चे, एब्जॉर्प्शन के बाद अब ये वापस से अब ऐसा होगा कि ये कुछ मॉलिक्यूल जो हाई S3 में है, ये यहाँ से कुछ एनर्जी एमिट, कुछ यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इसको, कि यहाँ से जो एनर्जी डिफरेंस है, इतना एनर्जी डिफरेंस एमिट कर दे, और अगर ये एमिट कर देगा तो इसकी S3 से किस में आ जाएगा, S2 में, या ये S2 से किस में आ जाए, मेरे पास S1 के अंदर आ जाए, और S1 से फाइनली ये डायरेक्ट एमिट कर दे, किस में आ सकता है, S0। जब इस तरीके के हम एरो लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये है नॉन रेडिएटिव डिके, नॉन रेडिएटिव डिके। यहां का मतलब है कि यहाँ पे जो एनर्जी हो रही है वो हीट की फॉर्म में हो रही है। यहाँ पे एनर्जी किसकी फॉर्म में हो रही है, हीट की फॉर्म में हो रही है। इसको बोलते हैं, जब वो एक S3 से S2 यानी कि S2 से S1 आता है, इसको बोलते हैं IC। क्या बोलते हैं इनको, IC। इस प्रोसेस, इसका नाम हम बोल देते हैं IC। IC की जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो IC को हम बोल देते हैं यहां पर इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल
कन्वर्जन। इसको साइड में बाद में लिखेंगे, अभी तो केवल आईसी से ही काम चला देते हैं कि ये क्या है, आईसी था, ये हमारे पास ऐसा था। यहां पे लिख देता हूं इंटरनल कन्वर्जन। अगर S1 से जब S0 में आता है तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं कि उसने लाइट एनर्जी एमिट की। मान लिया कि यहां पे ये एमिट कर रहा है लाइट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, और इसको मैं बोलता हूं फ्लोरेसेंस, FLUORE, फ्लोरेसेंस। यानी कि उसने यहाँ पे S1 से जब मेरा एक्साइटेड मॉलिक्यूल S0 में आएगा तो जो एनर्जी को लाइट की फॉर्म में एमिट करेगा उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अब हमें पता है कि हमारे पास जैसे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है वैसे ट्रिपलेट स्टेट भी होती हैं। इसको मैं बोलता हूँ T1, यहाँ पे बोलता हूँ T2 और यहाँ पे बोलता हूँ T3। ऑलवेज जो एनर्जी होती है बच्चे आपने याद रखना है वो सिंगलेट स्टेट की ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट्स। तो अब क्या हुआ कि जब जैसे इसने एनर्जी लॉस्ट करके इसको ये S2 में है, ये कुछ अपनी एनर्जी लॉस्ट करके ये इसमें भी तो आ सकता था इस वाली स्टेट में ऐसा, और जब इसमें आएगा एनर्जी लॉस्ट करके बच्चे ये T3 में, तो इसको बोलते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और ये भी हमने इस वे से दिखाया हुआ, इस तरीके से दिखाया हुआ, देखो ऐसे। इसका मतलब ये भी कैसा है, नॉन रेडिएटिव डिके, और इस टाइप की लाइन होती है रेडिएटिव डिके, रेडिएटिव डिके। अब ये यहां पे से फिर दोबारा से ऐसे एनर्जी लॉस्ट कर सकता है यानी कि IC, फिर ये यहां से ऐसा, इसको बोलते हैं IC, ये क्या था, इंटरनल कन्वर्जन, और फाइनली ये T1 से डिके होके ऐसा आ सकता है और इसको बोलते हैं फोस्फोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस। ये आपने याद रखना, ये डायग्राम सबसे जरूरी है। डायग्राम आ गया तो इसमें कोई गलती नहीं होगी हमारे पास। अब इसी को हम लोग अगर स्टेप्स में लिखे तो कैसे लिखा सकते हैं, देखो देखो, S0 प्लस H म्यू इट विल गिव S1, या S0 प्लस H म्यू इट विल S2 तक भी जा सकता है ऐसे। इनको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, यानी कि एब्जॉर्ब के लाइट को एक्साइट हो गया, एक्साइटेशन हो गया बच्चे। ये फिर क्या हुआ, ये फर्स्ट बोल सकते थे, ये सेकंड, ऐसा मैं थर्ड क्या लिखूंगा, अगर वो S1 से फिर दोबारा से S0 में आ जाता है और मेरे को अब लाइट एमिट करता है यहां पर H म्यू, देखो फिर दोबारा से उसने क्या किया, अब मैं H म्यू डैश लिख देता हूं एक टाइप से इस तरीके से, क्योंकि देखो यहां से वो S0 से मान लिया S2 में गया, अब S2 से किस में आया, S1 में आया, तो पहले ये वाला स्टेप लगा देता हूं कि वो अगर अब S2 से पहले किस में आया, S2 से वो आया S1 में और उसने कुछ लाइट एमिट कर दी यहां पर H म्यू डैश बोल सकता हूं, यानी कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी एमिट यहां पे जब वो आया तो कुछ ना कुछ इसमें क्या किया, एनर्जी एमिट की थी, तो एनर्जी को H म्यू तो नहीं लिखूंगा, तो इसका मतलब मैं ऐसा हीट लिख सकता हूं, कुछ हीट एमिट की है। इंटरनल क्रॉसिंग जिसको मैंने लिखा था IC, इंटरनल क्रॉसिंग, इसके आगे क्या लिख देता, दिट इज नॉन रेडिएटिव डिके, दिस इज नॉन रेडिएटिव डिके, ऐसा। और ये कैसा होता है, स्पिन अलाउड, यहीं पे लिख सकते हैं, दिस इज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ पहले एनर्जी ली थी, मान लिया कि इसने यहां से यहां तक जाने में 100 जूल भैया रेडिएशंस की फॉर्म में करूँ तो उसकी एनर्जी 100 जूल थी यहाँ तक। अब वो वापिस इधर आएगा तो यहाँ से यहाँ पर आने में कुछ उसने हीट लॉस कर दी 10 जूल की, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी करेगा, 90 की करेगा। अब ये समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ से यहाँ तक कुछ अब्जॉर्ब करके गया, जब IC किया तो कुछ लॉस्ट हो गई तो बाकी बचेगा, तो अब जो बाकी वाली एनर्जी है उसको किसकी फॉर्म में करेगा, लाइट की फॉर्म में। तो अब जब वो फोर्थ स्टेप लिखो तो मैं क्या करूँगा, S1 से जब वो वापिस S0 करेगा तो प्लस यहाँ पे लाइट करेगा, या इसको मैंने लाइट की H म्यू डैश लिख सकता हूँ, और जब इसको लिखता हूँ तो इसको इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं फ्लोरेसेंस, FLUORESCENC, फ्लोरेसेंस। और ये कैसा है, रेडिएटिव डिके। या फिर हमने ऐसा किया कि भाई अगर वो S1 से T1 में, जैसे ये S3 से इसमें जा सकता था, या ये ऐसा करके ये इसमें भी जा सकता है, ये हीट लॉस्ट करके ये भी तो ISC था, तो हमें सारे दिखाने की जरूरत नहीं, हम किसी को भी दिखा सकते हैं कहीं सर भी। तो अब फिफ्थ स्टेप में क्या किया, या वो S1 से क्या किया, वो T1 में चला गया और उसने फिर कुछ हीट लॉस्ट कर दी, हीट लॉस्ट कर दी तो इसको फिर क्या बोला था, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या था, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जो वो लिखा था उसी को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब इक्वेशंस टाइप में, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये भी क्या था, नॉन रेडिएटिव डिके, नॉन रेडिएटिव डिके। और ये हम लिखते हैं स्पिन फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन।
ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी इसी को इंग्लिश में हम लिखने वाले हैं जब हमारे एग्जाम में आएगा। उसके बाद क्या हो सकता है 6 स्टेप, अब भाई T1 से वो वापस से हमारे पास S0 में आ गया और उसने कुछ फिर लाइट एमिट कर दी। अब मैं h म्यू डबल डैश लिख सकता हूं, या क्योंकि T1 की एनर्जी और ज्यादा है तो लाइट h म्यू डबल डैश, या प्लस क्या लिख दिया था, लाइट करेगा। अगर वो लाइट करेगा तो अब ये क्या हो गया, इस प्रोसेस को मैं बोलता था फोस्फोरेसेंस, फोस्फोरेसेंस। और ये भी क्या था, रेडिएटिव डिके, रेडिएटिव डिके। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने की बच्चे, कि जब ये ऐसे कर रहा है तो जो h म्यू डैश आएगा उसकी एनर्जी कम होगी, किससे, h म्यू से। ऐसी h म्यू डबल डैश से h एनर्जी होगी इसकी, क्योंकि जो ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ज्यादा जा रहा है, कुछ यहां पे कुछ लॉस कर दे रहा था, उसके बाद ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करी उससे कम रिलीज कर रहा है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी एमिटेड लाइट की होगी वो कम होगी। तो क्योंकि h तो सभी का सेम ही है, h से h कैंसिल कर सकता था एक टाइप से मैं, अरे सेम। तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट इन फोस्फोरेसेंस ओब्लिक फ्लोरेसेंस इज ऑलवेज इज लेस देन, क्या लिखेंगे, इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ, इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस। ये बात आपने ध्यान रखनी चाहिए, ये हम लोगों को लिखना है। और इसी को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल या फोटोफिजिकल डिके पाथवेज, इन्हीं को लिखते हैं, या फोटोफिजिकल डिके पाथवे को रिप्रेजेंट करना। ये उसके अलग अलग स्टेप लिखे हैं या इस वे से हम इकट्ठा दिखाते हैं। तो ये क्या है दोनों, ये फोटोफिजिकल डिके पाथवेज ऑफ, फोटोफिजिकल डिके पाथवे ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चे, ये था, या फोटोफिजिकल पाथवेज ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी शोन इन फिगर 1। इसको फिगर 1 बोल दो, इसको क्या बोल दें, फिगर 2। ये अब लिखेंगे। अब देखो कि जो हमारी जो री एमिशन हो रहा है एनर्जी का, वो दो ही फॉर्म में हो सकता है, या तो वो एक टाइप से रेडिएटिव डिके हो सकता है, या एक क्या हो सकता है, नॉन रेडिएटिव डिके। तो दो ही टाइप की री एमिशन हो सकता है। जो डिके पाथवे दो टाइप का हो सकता है, एक तो हमारे पास कैसा हो गया, रेडिएटिव डिके, और एक कैसा हो गया, नॉन रेडिएटिव डिके, कि जो एनर्जी ऑब्जॉर्व की थी। अब रेडिएटिव डिके के अंदर हमारे पास हमने बोल दिया क्या क्या हो सकता है, फ्लोरेसेंस, या इसमें फ्लोरेसेंस या फोस्फोरेसेंस, और यहां पर आईसी इंटरनल कन्वर्जन या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब हम लिखते हैं इसके अंदर, जब अगर मैं लिखने को आ गया तो ये तो सबसे पहले बनाना है। और हम लिखेंगे कैसे, कि हम लिखेंगे कि जो एब्जॉर्ब लाइट है वो एक्टिवेटेड हो जाती है। तो जो सबसे पहले लिखा था कि देख, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ऑन, ऐसा लिखते हैं, शुरू की 3 लाइनें, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ, ऑन एब्जॉर्प्शन of radiations molecules will go in excited state या become activated excited states, and molecule in these excited state may or may not undergo a chemical reaction, may or may not undergo it chemical reactions which depends upon the re-emission pathway, which depend upon re-emission pathway of absorbed energy. Which are shown in the re-emission pathway and the different photophysical decay pathway and the different decay pathways are shown in figure 1 and 2, figure 1 and figure 2। इसको figure 2 बोल दे सकते थे, figure 2,
या डिफरेंट फिजिकल पाथवे आर रिप्रेजेंटेड एज ए रिप्रेजेंटेड बोल सकते हो इसको, फिगर 2 बोल सकते हो। डिफरेंट फिजिकल पाथवे आज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2 आर शोन इन फिगर 1 and 2। अब लिखेंगे इफ द energy is lost in the form of light or heat, then the activated molecule will not go in any chemical reaction, then a chemical reaction will not take place। या इसी में एक लाइन जो हमने लिखा था, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, एंड इफ फुल स्टॉप के बाद इफ absorbed energy is lost in form of light or heat, then no chemical reaction will take place, and there are, अब हम लिखेंगे एक्सप्लेन करके। फर्स्ट, नाउ देर आर टू टाइप ऑफ डिके पाथवे, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिके पाथवेज। फर्स्ट क्या लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट रेडिएटिव डिके पाथवे, सेकेंड नॉन रेडिएटिव डिके पाथवे। अब बच्चे आपको इसमें 4 लाइनें लिखनी है, और वो आप लिख सकते हो कैसे, यही चीज अगर आ गया रेडिएटिव डिके पाथवे, इसका मतलब हम एनर्जी को लॉस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द मॉलिक्यूल इन द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 विल लॉस्ट एनर्जी एंड गो इनटू द सिंगल S0 यानी कि ग्राउंड स्टेट, then it will lost energy in the form of light, then it is called fluorescence। But if the molecule which is present in first triplet excited state, इसको T1 को बोलते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। कुछ नहीं, अब रटना नहीं था बच्चे, ये बताना था कि अब हमें अपनी मर्जी से इंग्लिश में लिखना है इसको, क्या कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट में है, यानी कि ट्रिपलेट इफ द मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, देन इट विल jump from T1 to S0, then it will lost energy in the form of light, then it is called phosphorescence, and these phosphorescence and fluorescence are, these decay pathway S1 to 0 या S1 to S0 are called radiative decays। ऐसा सिंपल, इतना ही लिखना और ज्यादा नहीं। अगर फिर आ जाता है नॉन रेडिएटिव डिके पाथवे, अब हम बोलेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन रेडिएटिव डिके पाथवे, वन इज internal conversion, and internal conversion take place if a excited molecule will jump from higher singlet excited state to lower singlet excited state like S3 to S2, S2 to S1, then energy is lost in the form of heat। Otherwise if a molecule in excited triplet state will jump या go in lower excited triplet state, then also energy is lost in the form of heat, then it is also called internal conversion। But when a molecule lost will go from a excited singlet state to excited triplet state, कोई भी हो सकती है वो, then it will lost energy in the form of heat, then it is called intersystem crossing, and this intersystem crossing is a non-radiative decay and it is spin forbidden transition, while ये इंटरनल कन्वर्जन इज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, यानी कि ये होना फेवर करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन होना फेवर करते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाना कोई चीज़ फेवर नहीं करती है। और ये हम बता सके थे सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट, क्योंकि हम लोगों ने एक रूल किया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला, वहाँ से बोला था सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन अलाउड होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन ट्रिपलेट से ट्रिपलेट अलाउड होंगे, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट अलाउड नहीं। आपने अगर ये बना दिया और ये लिख दिया, यही सिस्टम है, क्योंकि इसी को हम लिख रहे हैं बच्चे, क्योंकि जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो अलग अलग पाथवे से डिके कर सकते हैं, और दो ही पाथवे होते हैं, एक रेडिएटिव एक नॉन रेडिएटिव। ये रेडिएटिव है, बाकी सारे के सारे नॉन रेडिएटिव थे। आपने कुछ नहीं करना, एक्साइट होके वो हायर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। अगर उससे कम एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट की होती है तो कुछ एनर्जी लॉस्ट करेगा तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं, और वो लोअर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा। इसको रटना नहीं है, जो हम बोलेंगे यहाँ पे लिखना है बच्चे।
रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ये याद है तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था जैबलोंस्की डायग्राम या री एमिशन ऑफ एनर्जी बाय मॉलिक्यूल्स, इसी को बोलते हैं फोटोफिजिकल डिके पाथवे ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस। तो यहाँ पे 5-5 लाइन आप लिख सकते थे दोनों नॉन-रेडिएटिव डिके पाथवे में कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, आईसी एंड आईएससी। आईसी इज स्पिन अलाउड एंड आईएससी इज स्पिन फॉरबिडन। इन दिस IC take place when molecule will go from higher excited singlet state to lower excited singlet state, and ISC take place from singlet to triplet state। इतना था बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है ISC क्या होती है और एक IC क्या होती है। और ये तो जो मैंने पॉइंट बोला है, ये आप लिखो तो लिखो या मत लिखो, ये तो सिंपल सा बताने के लिए लिखा है कि जो अब एनर्जी अब्जॉर्ब किया था और जो अब जो रेडिएशंस एमिट करेगा उसकी एनर्जी तो कम होगी क्योंकि अब्जॉर्ब इतना किया था उसने, ये यहाँ कर रहा है तो कम होगी, ये अब्जॉर्ब इतना किया था एमिट इतनी कर रहा है लाइट की तो कम होगी। ये तो केवल रिलेशन बताया हम लोगों ने कि अब्जॉर्ब वाले की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, ये एच म्यू क्या होते हैं एनर्जी, एच को हटा देते फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो अब्जॉर्ब वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी जो डिके हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशंस की उसकी कम होगी बच्चे। तो ये था जैबलोंस्की डायग्राम। इसके बाद बच्चे हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं लाइक ल्यूमिनेसेंस क्या होता है, LUMINESCENC, ल्यूमिनेसेंस क्या हो गया, या फिर कीमोल्यूमिनेसेंस क्या आ गया, फ्लोरिसेंस क्या होता है या फोस्फोरिसेंस क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ल्यूमिनेसेंस की, तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज ए फोटो प्रोसेस, इट is a photo process in which energy is lost in the form of light, without any action of heat, on any substance या by any substance, it is a photo process in which energy is lost in the form of light without any action of heat by any या on any substance, and the substance is called and the process is called luminescence, and the substance is called luminescent, and this process is called luminescence। कुछ नहीं बोला कि हम हीट ना करें, क्योंकि लाइट जनरली ऑब्जर्व होती है जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, उसके बाद वो लाइट की फॉर्म में, अगर जैसे हमारी बल्ब में होता था कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, जो हमारी टंगस्टन फिलामेंट वो हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद वो क्या करेगा एनर्जी को लॉस्ट करें इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वैसा नहीं है। तो कह रहे कि हम एक्शन की बात, हीट की बात ही ना करें, उसके बाद भी अगर वो हीट लाइट दे रहा है जिसको हम बोल देते हैं इन द कोल्ड लाइट, इस लाइट को बोल देते हैं कोल्ड लाइट, क्योंकि एक्शन ऑफ हीट नहीं हो रहा है। तो ये 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं ल्यूमिनेसेंस में। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास फ्लोरिसेंस, FLUORESCENC, फ्लोरिसेंस। तो अब हमें लिखना पड़ेगा फ्लोरिसेंस में इट इज ए रेडिएटिव decay pathway in which energy is lost in form of light। देखो कुछ नहीं था, ये तो हमने पहले ही बोला था, जब क्या था रेडिएटिव डिके पाथवे है भाई, ठीक है रेडिएटिव है हमारे पास लाइट की फॉर्म में, इन विच एनर्जी इज लॉस्ट, रेडिएटिव में क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, व्हेन ए मोलिक्यूल विल गो फ्रॉम कहां से S1 to S0 plus H mu dash, will go from excited singlet state to excited singlet state to ground singlet state। बस ये लिखना हम लोगों ने, यानी कि ये रेडिएटिव पाथवे है, ये तब होता है जब एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आता है। अब इसके बारे में 1-2 लाइन और लिख देंगे। ये कैसा था, इट इज स्पिन अलाउड प्रोसेस
and it is instantaneous process. It is an instantaneous process. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब वेरी फास्ट प्रोसेस, यानी कि लाइट इज, इसका मतलब होता है दैट इज लाइट इज री एमिट एज सून एज लाइट सोर्स इज कट ऑफ, लाइट सोर्स इज कट ऑफ। कि ये क्या हो गया कि हमने एक सब्सटेंस है उसके ऊपर लाइट डाली है बच्चे, और जैसे ही लाइट को मैं बंद कर दूंगा वैसे कि उसी टाइम इंस्टेंट से लाइट को रीएमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कुछ नहीं किया कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वेरी फास्ट प्रोसेस है कि जैसे लाइट डाली, जैसी लाइट डाल रहा था ठीक है ग्रो कर रहा, जैसी लाइट को मैंने बंद किया उसी टाइम ये फ्लोरेसेंस एकदम से ये भी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लाइट बंद जाने के बाद काफी देर तक ये ग्लो करेगा, ऐसा नहीं है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है कि जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी रीएमिट हो जाएगी एज सून एज लाइट सोर्स इज कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है तो एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे हमारे पास, लाइक CaF2, फ्लोर्स पर भी बोलते हैं इसको, या हम बोल सकते हैं फ्लोरोसिन FLUORESCE फ्लोरोसिन है, या हम ऑर्गेनिक डाइज इसका क्या है एग्जाम्पल्स है। ऐसे ही अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड, फोस्फोरेसेंस। SCENC सेंस, ठीक है। ये क्या होगा, सेम, इट इज ए रेडिएटिव डिके, इट इज आल्सो ए रेडिएटिव डिके पाथवे। सेम बच्चे जैसे ऊपर लिखा, इन विच एनर्जी इज लोस्ट इन फॉर्म ऑफ लाइट व्हेन ए मोलिक्यूल will go from excited triplet state to singlet ground state। ऐसा excited triplet state to ground singlet state। पूरी लाइन लिख सकते थे ऐसे, विल गो फ्रॉम एक्साइटेड सिंगल ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। इट इज a spin forbidden transition या spin forbidden process। it is a slow process and light will come out even after light source is cut off। कह रहा कि ये इसके बाद भी कुछ टाइम तक लाइट देता रहेगा, जब हमारी लाइट क्या हो जाएगी, सोर्स जो लाइट का सोर्स उसके ऊपर जो डाल रहे थे बंद होने के बाद भी। तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हमारे पास आ जाता है बच्चे कि हमारे पास जो लाइक ZnSO4 है ये है, या सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये हमारे एग्जाम्पल है किसका, फोस्फोरेसेंस। यानी कि उसके बाद भी ये काफ़ी देर तक क्या है लाइट देते रहेंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है क्यूमी या कीमोल्यूमिसेंस। जो लास्ट टाइप की जो हमारे पास ल्यूमिनेसेंस है वो आती है कीमोल्यूमिसेंस। कीमी थर्ड CHEMILUMINSCENC। इस कीमोल्यूमिसेंस में क्या होता है कि ये एमिशन ऑफ विजिबल लाइट तो होगा, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, हमने बोलते हैं इट इज ए प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट बाय द एक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कि यहां पर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी हेल्प से जो अब एनर्जी होगी वो लाइट की फॉर्म में लॉस्ट होगी, उसको हम बोलते हैं कीमोल्यूमिनेसेंस। फॉर एग्जाम्पल light emitted by fireflies, जिसको हम जुगनू बोलते हैं। तो कह रहे कि जो लाइट एमिटेड होती है किसके अंदर, फायर फ्लाइज के अंदर, वो क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं कीमी ल्यूमिनेसेंस। ये क्या हो गया, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है
या इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which a protein luciferin is oxidized in presence of atmospheric oxygen which is catalyzed, and this reaction is catalyzed by an enzyme luciferase. तो ये था हमारे पास क्या कि हमारे पास इसके अंदर क्या है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये लिविंग बीइंग के अंदर हो रहा है। लिविंग बीइंग क्या थी, यहाँ पे जो फायर फ्लाइज है वो थी हमारे पास। तो ल्यूसीफेरेज LUCIFER, ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा, जो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होता है हमारे पास, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में, और इसको कैटलाइज कौन करेगा, एक एंजाइम करता है ल्यूसीफेरेज। तो लाइट अलग अलग वे से हो सकती थी, सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट में आएगी तो फ्लोरिसेंस ये इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी, डिफरेंस भी आ सकता था, हमें ये डिफरेंस ही लिखना था। ये फॉस्फोरिसेंस में स्लो प्रोसेस होगा, स्पिन फॉरबिडन होगा, ये इंस्टेंटेनियस होता है, ये नॉन इंस्टेंटेनियस होता है। एक एग्जांपल, तो ये हम 5 अलग अलग पॉइंट्स में लिखते तो ये 4 पॉइंट इसके हो जाते हैं एक एग्जांपल। और ऐसे हमारे पास कीमियोलुमिनेसेंस आ सकता है कि कीमियोलुमिनेसेंस क्या होता है, कीमोलुमिनेसेंस। तो इसके बाद हमारे पास टर्म आती थी फोटोसेंसिटाइजर। तो क्या बोला, जैसे हमारी नॉर्मल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम होता है, ऐसे ही फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट हो गए एक टाइप से, उसको हम बोलते थे फोटोसेंसिटाइजर। तो क्या बोला, these are the compounds which do not undergo any chemical change, but catalyze an photochemical reaction। या कैटलाइज का मतलब बट इनिशिएट या कैटलाइज एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो क्या बोला कि ये ऐसे कंपाउंड है जो खुद केमिकल चेंज उसमें नहीं आएगा, बट इसको इनिशिएट कर देंगे। कैसा, तो इस टाइप के जो सब्सटेंस को हम फोटोसेंसिटाइजर बोलते हैं, या क्या बोलेंगे कि फोटोसेंसिटाइजर, फोटोसेंसिटाइज absorb light and goes into excited state and then pass this energy to atoms or molecules which take part in any chemical reaction। देखो क्या सिंपल सा कह रहे कि इन्होंने क्या क्या लाइट को ऑब्जॉर्व किया, खुद एक्साइटेड स्टेट में आ गए, फिर लाइट को पास कर दिया एटम और मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्टली ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते थे, और वो एटम और मॉलिक्यूल किसमें हो गए, केमिकल रिएक्शन में पार्ट हो गए। तो सच सब्सटेंस इज कॉल्ड या आर कॉल्ड photosensitizer and such process is called photosensitization। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बच्चे, जैसे क्या था, आज हम क्लोरोफिल सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स
क्लोरोफिल एक्ट एज सेंसिटाइजर ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल एक्ट एज सेंसिटाइजर, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं 6CO2 + 6H2O, तो ये जो क्लोरोफिल होता है बच्चे, जिस क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो गया C6H12O6 + 6O2, तो ये डायरेक्ट खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, खुद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर इन CO2 और H2 को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, उस एनर्जी से ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें कार्बोहाइड्रेट और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो कुछ नहीं था, ये ऐसे सब्सटेंस जो खुद केमिकल चेंज नहीं आता, यानी कि केवल कैटेलाइज करते हैं, इनिशिएट करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन को विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। तो ये था हमारे पास फोटो सेंसिटाइजर या फोटो सेंसिटाइजेशन, या इसको फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन भी बोलते हैं हमारे पास। तो अब हम बोल देंगे एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, फोटो सेंसिटाइजेशन। इसके बाद एक टर्म और आती है हमारे पास ऐसे, फोटो इनहिबिटर। फोटो इनहिबिटर्स, ये फोटो इनहिबिटर्स क्या होते हैं भाई? कहते हैं दीज आर द सब्सटेंस which decrease the quantum yield of any photochemical process। देखो फोटो का मतलब लाइट, इस इनहिबिटर का मतलब जो किसी चीज को इनहिबिट कर दे। तो कह रहे कि ये क्वांटम यील्ड को क्या कर देते हैं, फोटो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी यील्ड को कम कर देते हैं। ये क्या करेंगे कि जो फोटो इनहिबिटर्स होते हैं, दीज फोटो इनहिबिटर, दीज सब्सटेंस रिएक्ट विद एक्टिव एटम मोलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल्स generated in first step, generated in primary step, and these substance react with active atom molecules generated first step and stops the chain propagation reaction and chain propagation steps, oblique reactions, and hence chain termination take place। कुछ नहीं बोला इसने, बोला कि भाई हमारे पास, हमें पता था क्वांटम यील्ड कब ज़्यादा होती थी कि पहले प्रोसेस जो एटम आयन या फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर, जब हमारी मल्टी रिएक्शन स्टार्ट हो सकती थी, और वो जब तक कंटिन्यू होती जब तक हमारा पूरा का पूरा हमारा सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स रिएक्ट ना करे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि उस स्टेप्स को होने ही नहीं देते, चेन प्रोपोगेशन को स्टॉप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल traces of SO2 / NO2 will stop chain propagation steps during synthesis of HCl। अरे हमने बोला था कि H2 + Cl2 Hµ करेंगे तो ये HCl बना रहा था बच्चे हमारे पास, और इसकी जो क्वांटम यील्ड 10⁴ to 10⁶ थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कह रहे कि अगर इसके सेकेंडरी स्टेप्स के दौरान अगर हम किसी ने भी अगर इसके 1-2 ट्रेस भी डाल दिए, ट्रेस का मतलब बहुत कम अमाउंट डाल दी SO2 की, NO2 की, तो ये क्या करेगा, उसकी लोअर कर देगा, विल स्टॉप चेन प्रोपोगेशन स्टेप ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ HCl एंड लोअर्स द क्वांटम यील्ड एंड थस लोअर्स द क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी। तो ये 2 और डेफिनेशंस थी हमारे पास। एक फोटो सेंसिटाइजर क्या होता है भाई, ये कैटलिस्ट ही होते हैं जो इनिशिएट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकती इसको हेल्प करते हैं। और ये फोटो इनहिबिटर क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्वांटम यील्ड को कम कर देते हैं, यानी कि चेन को रोक देंगे, जो हमारी सेकेंडरी प्रोसेस के दौरान जो रिएक्शंस होंगे उनको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे।